हेलो दोस्तों, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी की यूनिट 1 को पढ़ेंगे, भारत की विदेश नीति को पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, आपकी यूनिट 1 यानी कि भारत की विदेश नीति, ये जो आपकी यूनिट है इसको हम 2 लेक्चर्स में पूरी तरह कवर कर लेंगे। ये फर्स्ट लेक्चर है और फर्स्ट लेक्चर में हम मुख्य कई सारी बातों को जानेंगे। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना ताकि सारी बातें आपको समझ में आ सकें। देखिए, अगर हम बात करें इस यूनिट की, तो इस यूनिट में आपको कई सारी बातें समझनी है। सबसे बड़ी चीज़ कि आपको फॉरेन पॉलिसी यानी कि विदेश नीति के मतलब को जानना है कि विदेश नीति होती क्या है। इसके साथ ही जो मुख्य टॉपिक है वो है कि डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, मतलब आखिर वो कौन से निर्धारक तत्व हैं जो भारत की विदेश नीति को डिसाइड करते हैं। सारी चीज़ें मैं समझाऊंगा। इसके तहत ही थोड़ा सा आपको पढ़ना है कि किस तरह से भारत की विदेश नीति का उदय होता है। इसके साथ ही आपको यहाँ इस यूनिट 1 में आपको जो गुट निरपेक्ष आंदोलन था उसको समझना है। तो सारी ही बातें होंगी, बस प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिए, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए बिना देरी के अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं विदेश नीति का अर्थ क्या होता है। यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा घुसना नहीं है इसके अर्थ में, बस हमें समझना है। सिंपल सा कम शब्दों में पहले मैं आपको समझाता हूँ। देखो, विदेश नीति या फॉरेन पॉलिसी का मतलब होता है एक ऐसी नीति जिसके द्वारा एक देश दूसरे देश से संपर्क स्थापित करता है। ठीक है, सामान्य बात आपको समझ में आ गई। देखो, अब यहाँ पे थोड़ा गहराई से जाते हैं। विदेश नीति के द्वारा हर देश अपने इंटरेस्ट को पूरा करना चाहता है। देखो, भारत की विदेश नीति भारत में क्या होगा कि भारत के लिए फ़ायदे की बात सोची जाएगी, ऐसी नीति बनाई जाएगी जिसमें भारत को फ़ायदा हो। अमेरिका जब कोई अपनी विदेश नीति बनाएगा तो ऐसी नीति बनाएगा जिसमें अमेरिका को फ़ायदा हो। चाइना अगर कोई विदेश नीति बनाएगा तो उसमें मुख्य रूप से जो चाइना के इंटरेस्ट है उसको आगे रखेगा। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो विदेश नीति वो नीति होती है जिसके द्वारा प्रत्येक देश या प्रत्येक देश की सरकार अपने हित को, अपने फ़ायदे को ध्यान में रखते हुए उसे पूरा करने की कोशिश करती है। यहाँ पे बस मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, समझ आ जाएगा तो आपके लिए काफ़ी बेटर होगा। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि विदेश नीति वो नीति होती है जिसके द्वारा प्रत्येक देश या प्रत्येक देश की सरकार अपने हित को, अपने इंटरेस्ट को पूरा करने की कोशिश करती है। अब थोड़ा सा यहाँ पे एक मैंने लिखा है कुछ, ये डेफिनेशन है तो इसको आप समझ लें। जैसे कि प्रत्येक देश की सरकार अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए अन्य राज्यों से संबंध स्थापित करने व अंतर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने के लिए कुछ निश्चित उद्देश्यों के आधार पर जो नीति निर्धारित करता है या करती है, वह उस देश की विदेश नीति कहलाती है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, सिंपल सी बात को समझिए। विदेश नीति से कोई डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आने वाला, इसलिए बस इसके मतलब को समझ लो। मतलब समझ लो, और ये जो 3 लाइन आपको दिखाई दे रही है इसको याद कर लो, इतना काफ़ी है। इतने से ही आप काफ़ी कुछ लिख देंगे। तो विदेश नीति क्या होती है, इन 3 लाइनों को आप याद कर लीजिए। इसमें आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया जा रहा है कि प्रत्येक देश की जो सरकार होती है वो अपने हितों का, हित मतलब होता है फ़ायदा, इंटरेस्ट, ठीक है, अपने हितों को ध्यान में रखते हुए अन्य राज्यों से संबंध स्थापित करके और अंतर्राष्ट्रीय जो प्रश्न होते हैं, कुछ कुछ जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, विश्व लेवल पर कई सारे डिस्प्यूट होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, कई सारे मुद्दे होते हैं, उन सभी पर अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने के लिए कुछ सिद्धांतों को, कुछ उद्देश्य को तय कर लेती है, उसी को विदेश नीति कहा जाता है। अब यहाँ पर इस डेफिनेशन में या इस अर्थ में कहा जा रहा है कि प्रत्येक देश क्या करता है, अपने कुछ उद्देश्य तय कर लेता है। ठीक है, अपने फ़ायदे को ध्यान में रखते हुए वो कुछ बातें निश्चित कर लेता है और इसी को हम कहते हैं विदेश नीति। तो यहाँ तक आपको विदेश नीति का हल्का सा मतलब समझ में आ गया होगा। अब एक बात इमेजिन कीजिए कि मान लो अगर विदेश नीति ना हो तो क्या होगा। देखिए, सिंपल सी बात है, अगर भारत अमेरिका के साथ दोस्ती कर रहा है तो अमेरिका को भारत के बारे में कुछ पता होना चाहिए, और विदेश नीति यही काम करती है बताने का। विदेश नीति से क्या होता है कि प्रत्येक देश अपने सिद्धांतों को, अपने उद्देश्यों को उजागर करता है, तो हर एक देश को एक दूसरे के बारे में थोड़ा सा जानकारी मिल जाती है। जैसे कि जब भारत अमेरिका से दोस्ती करेगा तो अमेरिका को याद रहता है कि जो भारत है उसने गुटनिरपेक्षता की नीति अपना रखी है, भारत किसी भी देश के साथ नहीं है, मतलब भारत एक ऐसा देश है जो सच सच का ही साथ देगा।
कहने का मतलब है कि प्रत्येक देश अपने कुछ उद्देश्यों और सिद्धांतों को निश्चित करते हैं विदेश नीति के अंतर्गत। यहाँ तक आपको जितना भी मतलब आया समझ में उतना काफ़ी है। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो मेन टॉपिक है उसकी बात करते हैं। तो मेन टॉपिक है कि भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्व क्या होते हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। अब यहाँ पर आप बात को समझिए। यहाँ पर ये जो टॉपिक है इसको आपको समझना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे, ये जो टॉपिक है वो आपसे कह रहा है कि यहाँ पर अभी हम बात करने जा रहे हैं उन तत्वों की, उन चीज़ों की, उन डिटर्मिनेंट्स की बात करने जा रहे हैं जो कि भारत की विदेश नीति को डिसाइड करते हैं। देखो सिंपल सी बात है, हम जब विदेश नीति बना रहे हैं, जब हम फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं तो कई सारी बातों को ध्यान में रखते हैं और उन्हीं बातों के तहत हम विदेश नीति बनाते हैं। और यही टॉपिक में कहा जा रहा है कि भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्व वो कौन से तत्व हैं जो देश की, भारत की विदेश नीति को निर्धारित करते हैं, डिसाइड करते हैं। तो अब हम इसी को समझने जा रहे हैं। तो भारत की जो मतलब भारत की विदेश नीति का जो पहला निर्धारक तत्व है, जो डिटर्मिनेंट है, वो है भूगोल। भूगोल मतलब होता है आकृति। ठीक है, ज्योग्राफी मतलब होता है देश की बनावट, आकृति। देखो नॉर्मल सी बात है, जब हम देश के लिए फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं तो भूगोल को हमेशा याद रखते हैं, अपने देश की आकृति को, अपने देश की बनावट को, अपने देश की बाउंड्रीज को याद रखते हैं, अपने देश की लंबाई चौड़ाई को याद रखते हैं। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखो यहाँ पे हम देखते हैं कि दक्षिण में भारत के एक विशाल समुद्र फैला हुआ है। तो हमें याद रहता है माइंड में कि हमें अपने समुद्र की रक्षा के लिए, अपने तटों की रक्षा के लिए एक नेवी की आवश्यकता है। इसलिए फॉरेन पॉलिसी में हम ऐसी नीति अपनाते हैं जिससे कि हमारी नेवी सशक्त बने, मजबूत बने। इसके साथ ही हम देखते हैं कि यार हमारे ज़मीनी स्तर पर भी बहुत सारे देशों के साथ बाउंड्री शेयर होती है, तो इनके लिए हमें आर्मी की, एक ताकतवर आर्मी की आवश्यकता है। फिर हम बाद में देखते हैं कि अरे हमारे देश की बनावट ऐसी है कि यहाँ पे हिमालय पर्वत हैं और हिमालय पर्वत में आर्मी के साथ साथ हमें एयरफोर्स की भी आवश्यकता है, क्योंकि अब चाइना से भी हमारा युद्ध हो चुका है। पहले तो हिमालय पर्वत को कहा जाता था कि वो भारत की रक्षा करती है, लेकिन जो आज के टाइम पर अगर हम बात करें तो जो हिमालय रेंज है वो आज भारत की रक्षा उतनी नहीं कर पा रही, क्योंकि 1962 में हमने देख लिया कि चाइना ने आक्रमण कर दिया था। तो अब ये जो पंक्ति रही थी कवियों की कि जो हिमालय पर्वत है वो भारत की रक्षा करता है दूसरे देशों से, तो अब वो गलत साबित हो गई। गलत साबित होने का मतलब है कि अब वो सही नहीं रही है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है और आक्रमण अब किसी भी तरह से हो सकते हैं। तो इसीलिए अब भूगोल को हमें देखते हुए उसी तरह से हमें अपनी विदेश नीति को निर्धारित करना पड़ता है। तो यहाँ तक आपको सामान्य बातें समझ में आ गई कि जब हम बात करते हैं कि भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्व कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं, तो पहला है भूगोल। ठीक है, भूगोल का एक अहम महत्वपूर्ण स्थान है भारत की विदेश नीति को तैयार करने में। अब यहाँ पे याद रखना, हम लोग जो गुलाम बने थे वो समुद्र से ही बने थे और हमारे अंदर ये बात याद रहती है, इसलिए हम समुद्र की रक्षा करना हमारे लिए एक बहुत बड़ा, आज के टाइम पर हम बहुत ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं समुद्र से अपने आप को सुरक्षित करने के लिए। इसके साथ ही अभी जो 26/11 की जो घटना हुई थी कुछ वर्षों पहले, 26/11 की जो घटना हुई थी, एक बहुत बड़ी आतंकवादी घटना, वो भी हमारे कहाँ से हुई थी? समुद्र के रास्ते से हुई थी। तो हम अपने देश की बनावट को याद रखते हैं जब भी हम विदेश नीति बनाते हैं, और इस बनावट के अकॉर्डिंग ये जो बाउंड्री शेयर होती है अलग अलग देशों से, इसको ध्यान में रख कर ही हम अपनी विदेश नीति को बनाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डिटर्मिनेंट है विदेश नीति को बनाने में भारत की। इसके साथ ही देखो, भूगोल का तो हाथ है ही भारत की विदेश नीति को तय करने में, भारत की विदेश नीति को बनाने में भूगोल, ज्योग्राफी का तो हाथ है ही, लेकिन साथ में इतिहास और परंपरा का भी एक बहुत बड़ा रोल आ जाता है। कैसे? देखिए, भारत का एक लंबा इतिहास रहा है। हम देखते हैं कि भारत का इतना लंबा इतिहास रहा है कि हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता भी रही थी भारत में, वैदिक काल भी रहा था, अशोक का इतना बड़ा एम्पायर भी रहा था, और अशोक एक ऐसा सम्राट रहा था आज से 2000 साल पहले, आज से 2300 साल पहले, जिसने पूरा का पूरा मतलब कलिंग युद्ध के बाद अहिंसा को बढ़ावा दिया, हर चीज़, युद्ध वगैरह को त्याग दिया, और पशुओं तक के लिए चिकित्सा मतलब डॉक्टर्स की व्यवस्था की या हॉस्पिटल्स की व्यवस्था की। हालांकि उस समय हॉस्पिटल्स नहीं थे, लेकिन हाँ फिर भी अशोक ने पशुओं के लिए क्या किया था, एक चिकित्सा की सुविधा उन्हें प्रदान की थी। मतलब कहने का यह है कि एक लंबा इतिहास रहा है भारत का। इतिहास में हमने बहुत सारी, हमारी
एक मजबूत संस्कृति रही है और इतिहास से हमें बहुत सारे विचार मिल जाते हैं, बहुत सारे तरीके मिल जाते हैं जिसको हम अपनी विदेश नीति में शामिल करते हैं। इसके अलावा हमारी एक लंबी परंपरा रही है, एक संस्कृति रही जिसका एक महत्वपूर्ण स्थान है भारत की विदेश नीति को तय करने में। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए दोस्तों, जो भारत का इतिहास रहा है, अगर हम देखें, जब भारत को उपनिवेश बना लिया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा, तो जब हम देखते हैं भारत को उपनिवेश बना लिया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा, तो हम देखते हैं कि भारत को उपनिवेश से आज़ादी मिलती है एक लंबे स्वतंत्रता आंदोलन के द्वारा। देखिए, भारत को आज़ाद कराने में एक स्वतंत्रता आंदोलन चलाया गया था, स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन जिसे कहा जाता है, भारत को आज़ाद कराने के लिए चलाया गया था, जिसे हम राष्ट्रीय आंदोलन भी कहते हैं। और राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान हम देखते हैं कि बहुत सारे जो लीडर्स थे वो सामने आते हैं और वो अलग अलग विचार रखते हैं, जैसे कि गांधी जी हो गए, डॉक्टर अंबेडकर हो गए, नेहरू हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, स्वामी विवेकानंद हो गए, टैगोर जी हो गए, राजा राम मोहन रॉय हो गए और पंडिता रामाबाई हो गई। तो ऐसे बहुत सारे विचारक थे जो सामने आते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े दूसरे लीडर्स भी सामने आते हैं, सुभाष चंद्र बोस भी थे। मतलब हम कह सकते हैं कि बहुत सारे अलग अलग विचारकों के लीडर्स थे हमारे देश में। हमें हमारे देश को एक लंबे इतिहास के तहत आज़ादी मिली, एक लंबा हमारा राष्ट्रीय आंदोलन रहा था। तो राष्ट्रीय आंदोलन जो रहा था उसके तहत बहुत सारे जो नेता थे उनके विचारों को उजागर किया गया और उनके विचारों को हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी में, विदेश नीति में अपनाया। कुल मिलाकर मेरा कहने का जो मतलब है वो ये है कि इतिहास और परंपरा का महत्वपूर्ण रोल है भारत की विदेश नीति को तय करने में, क्योंकि आप खुद देखिए, भारत इतिहास में उपनिवेशवाद का शिकार रहा है। इसीलिए तो भारत उपनिवेशवाद का तुरंत फिर विरोध करता है। क्यों? क्योंकि भारत खुद भी एक शिकार रहा है उपनिवेशवाद का, साम्राज्यवाद का शिकार रहा है भारत को लूटा गया है यूरोपीय देशों के द्वारा। तो भारत को खुद इस बात का एहसास, और भारत दूसरे देशों की जो पराधीनता है उससे भी उनकी मुक्ति की बात करता है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। इसके साथ ही आर्थिक और सैनिक तत्व, देखिए दोस्तों, भारत की विदेश नीति को तय करने में आर्थिक और सैनिक तत्व भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब देखो, भारत की अर्थव्यवस्था भी तेज़ी से आगे बढ़ रही है और भारत चाहता है कि अपनी अर्थव्यवस्था को और आगे बढ़ाए। तो इस हिसाब से भी विदेश नीति को तय करते समय हम आर्थिक चीज़ों को भी ध्यान में रखते हैं। इसके साथ ही सैनिक तत्व, सैनिक शक्ति भी एक सैनिक शक्ति का एक अहम ही रोल है विश्व में, तो सैनिक शक्ति को भी ध्यान में रखा जाता है। सैनिक शक्ति को बढ़ाने के लिए या उसमें सुधार करने के लिए, अलग अलग चीज़ें करने के लिए विदेश नीति में सैनिक तत्व और आर्थिक तत्व दोनों का ही एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है। यहाँ पे बात को समझिए, जब भारत आज़ाद हुआ था तब इसका इम्पॉर्टेंट रोल देखा जा सकता है। जैसे कि जब भारत आज़ाद हुआ तो हम जानते हैं कि जो भारत की अर्थव्यवस्था थी वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। भारत का जो व्यापार होता था ना, मुख्य रूप से वो ब्रिटेन से ही होता था, फिर अमेरिका से भी हो रहा था। इसके साथ ही अमेरिका से बहुत सारी सहायता मिल जाती थी भारत को, बहुत सारी नहीं लेकिन हाँ, अनाज के रूप में भारत को अमेरिका से काफ़ी सहायता मिल जाती थी। तो इसीलिए भारत अमेरिका से अपने संबंध खराब नहीं कर सकता था। इसीलिए शुरुआत से ही भारत ने जो विदेश नीति अपनाई थी उसमें भारत नहीं चाहता था कि वो अमेरिका को नाराज़ करे या अमेरिका से दुश्मनी ले। हालांकि वो बात अलग है कि भारत ने किसी से भी दुश्मनी नहीं ली और भारत ने स्पष्ट रूप से किसी का भी साथ नहीं दिया। सिर्फ वही किया भारत ने जो भारत को सही लगा जिस टाइम पे। जैसे कि शीत युद्ध का दौर चल रहा था, तो शीत युद्ध के दौर में यही देखा गया कि भारत ने ना तो यूएसएसआर की साइड ली, ना ही अमेरिका की साइड ली। इसका मेन जो रीज़न था वो ये था कि भारत अपनी विदेश नीति को स्वतंत्र रखना चाहता था, साथ में ही भारत दोनों ही गुटों से आर्थिक सहायता पाना चाहता था। तो सिंपल सी बात है, आर्थिक और सैनिक तत्व का एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है विदेश नीति को तय करने में, और भारत में इसका एक अहम रोल था। इसके साथ ही विचारधारा का तत्व, जब हम बात करते हैं कि भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्व क्या हैं, तो विचारधारा भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखती है। देखिए दोस्तों, विचारधारा का महत्व को अगर मैं समझाऊं तो विचारधारा के बल पर ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था पूरी तरह। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कौन कौन थे? मुख्य रूप से हिटलर था, मुसोलिनी था। मुसोलिनी इटली से संबंधित था और हिटलर जर्मनी से संबंधित था। इसके अलावा जापान था। तो ये मुख्य ग्रुप में थे जिन्होंने वर्ल्ड वॉर को बढ़ावा दिया था। इसके अपोजिट में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस वगैरह थे। अब मुख्य रूप से आप बात को समझिए, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो उसमें फासिस्टवादी विचारधारा थी। फासिस्टवादी एक ऐसी विचारधारा थी जो तानाशाही विचारधारा होती है। हालांकि आप लोगों को अभी नहीं पता होगा, लेकिन बस मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी उस दौरान जो जापान था, जो इटली था, जो जर्मनी था, वो फासिस्टवादी विचारधारा को अपनाए हुआ था और फासिस्टवादी विचारधारा के तहत ही उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर को जन्म दिया। फासिस्टवादी विचारधारा
अपने आप को शक्तिशाली बनाने पर ही बल देती है, दूसरे देश पर कब्जा करने पर ध्यान देती है, तानाशाह बनने पर ध्यान देती है। तो इन सभी चीज़ों ने क्या किया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर को जन्म दिया। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि फॉरेन पॉलिसी के अंतर्गत विचारधारा का, आइडियोलॉजी का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो उसी तरह भारत में भी हम देखते हैं कि विचारधारा एक महत्वपूर्ण तत्व रहा था भारत की विदेश नीति को डिसाइड करने में। हालांकि भारत की विदेश नीति फासिस्टवादी नहीं है, लेकिन हाँ, भारत की जो विचारधारा है वो ये है कि वो लोकतांत्रिक है, वो धर्मनिरपेक्ष है। भारतीय जो विचारधारा रही है वो अहिंसा की विचारधारा रही है, और इसीलिए हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी में अहिंसा को शामिल किया है, धर्मनिरपेक्षता को शामिल किया है, लोकतंत्र को शामिल किया है। तो भारत विचारधारा का तत्व भी भारत की विदेश नीति को डिसाइड करने में एक अहम रोल निभाता है। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ, भारतीय विदेश नीति का एक अलग डिटर्मिनेंट है, एक और निर्धारक तत्व है, वो है अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ। देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ, जिस समय 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था, जब भारत की स्वतंत्र सरकार बनी थी, तो उस समय परिस्थितियाँ कैसी थी विश्व में? जो विश्व था, जो वर्ल्ड था, वो कैसा था? जो वर्ल्ड था वो दो ध्रुवों में बटा हुआ था, ठीक है। दो ध्रुवों मतलब एक साउथ एक पॉल, ऐसा नहीं है, सॉरी, साउथ और नॉर्थ नहीं था। दो ध्रुव का मतलब है कि एक तरफ अमेरिका था और एक तरफ यूएसएसआर, ठीक है। यहाँ पे यूएस था और यहाँ पे यूएसएसआर, ठीक है। ये सोवियत संघ था और ये अमेरिका था। जो पूरा का पूरा विश्व था वो दो गुटों में बट चुका था। दो गुटों का मतलब है कि कई सारे देश यूएस के साथ मिल गए थे और कई सारे देश यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ यानी कि रूस के साथ मिल गए थे। परिस्थितियां ऐसी थी कि सरकार पे भारत के ऊपर भी दबाव था कि भारत भी किसी देश के साथ मिले। लेकिन हाँ, भारत एक नया नया स्वतंत्र हुआ था देश, तो भारत नहीं चाहता था कि वो अपनी स्वतंत्रता को गंवाए। तो इसीलिए भारत ने किसी भी गुट में शामिल ना होकर गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया, ठीक है। गुट निरपेक्षता की नीति को भारत ने अपनाया। तो सिंपल सी बात है, अगर विश्व दो ध्रुवों में नहीं बटा होता, अगर विश्व दो पार्ट्स में नहीं बटा होता, तो भारत गुटनिरपेक्षता की नीति को क्यों अपनाता? तो सिंपल सी बात आपको समझ में आई। तो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों ने भी भारत की विदेश नीति को डिसाइड करने में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दे दिया कि जो विश्व था उस समय जब भारत आज़ाद हुआ तो वो दो गुटों में बटा हुआ था। कई सारे देश यूएसएसआर के साथ थे और कई सारे जो पश्चिमी देश थे वो अमेरिका के साथ थे। तो दो गुटों में विश्व बटा हुआ था, एक पूंजीवादी एक समाजवादी विचारधारा के साथ ही विश्व बट चुका था। और भारत ने अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को देखते हुए, शांति वगैरह बनाए रखते हुए गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया और दूसरों को भी प्रोत्साहित किया कि वे गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाएं। तो यहाँ आपको समझ में आया कि किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति का रोल रहता है, इंटरनेशनल सर्कमस्टांसेस का रोल रहता है। इसके साथ ही आज का विश्व कैसा है, आज हम देखते हैं कि जो कोल्ड वॉर है वो खत्म हो चुकी है, ठीक है। जिस समय भारत आज़ाद हुआ था उस समय कोल्ड वॉर चल रही थी और विश्व दो गुटों में बटा हुआ था। लेकिन आज तो कोल्ड वॉर नहीं चल रही है ना, आज तो कोल्ड वॉर जो है वो खत्म हो चुकी है। आज अमेरिका और रूस में दुश्मनी है, लेकिन फिर भी कोल्ड वॉर खत्म हो चुकी है। अभी हम देख रहे हैं, लेकिन अभी हम थोड़ा सा देख रहे हैं दुश्मनी बढ़ रही है, क्योंकि अभी यूक्रेन वॉर वगैरह हो रही है, मतलब यूक्रेन वॉर वगैरह चल रही है, तो जिस कारण से हम देख रहे हैं दोनों ही देशों में और भी ज़्यादा टेंशन बढ़ रही है। लेकिन फिर भी जब कोल्ड वॉर खत्म हुई थी 1991 के आसपास, जो कोल्ड वॉर खत्म हुई थी, तो रूस खुद, यूएसएसआर के विघटन के बाद रूस का निर्माण होता है और रूस खुद अमेरिका से दोस्ती करने को प्रोत्साहन देता है। रूस भी चाह रहा था अमेरिका से दोस्ती करना, हालांकि वो कई सारी चीज़ें हुई बाद में जिससे कि रूस पीछे हट गया। वो मैं आपको अगले चैप्टर में, जब हम रूस और भारत और अमेरिका के संबंधों को पढ़ेंगे, तो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा वहाँ पर। लेकिन आप इतनी बात को ध्यान दीजिए, जब 1991 में कोल्ड वॉर ख़त्म हो जाता है तो रूस खुद भी अमेरिका से दोस्ती करने की कोशिश करता है। तो इस समय हम देखते हैं कोल्ड वॉर खत्म हो जाता है तो भारत के संबंध भी अमेरिका से सुधरने शुरू हो जाते हैं। भारत को भी अमेरिका की ज़रूरत महसूस होती है और अमेरिका भी चाहता था कि वो चाइना को काउंटर करने के लिए भारत को अपना प्रोत्साहन दे। तो आज की जो परिस्थितियां हैं वो ऐसी हैं कि अमेरिका और भारत पास आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हम जानते हैं हिंद महासागर जो है, जो इंडो पैसिफिक जो रीजन है हिंद महासागर, उसमें टेंशन बढ़ रही है, उसमें चाइना अपना कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। तो अमेरिका भी चाहता है कि भारत का साथ मिले, क्योंकि भारत की एक स्ट्रेटजिक पोजीशन है हिंद महासागर में, और भारत भी चाहता है कि अमेरिका का साथ मिले, क्योंकि रशिया का साथ मुश्किल है चाइना के अगेंस्ट मिल पाना। तो इस कारण से हम देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के अकॉर्डिंग भारत की विदेश नीति तय होती है,
ठीक है, ना केवल वैसे भारत की, वैसे हर देश अपनी नीति को अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के अकॉर्डिंग चेंज करता है या बदलता है या उसके तहत निर्धारित करता है। तो यहाँ पर आप अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के महत्व को समझ गए होंगे। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें तो भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण डिटर्मिनेंट जो रहा है शुरुआती दौर का, वो है जवाहरलाल नेहरू का चमत्कारी व्यक्तित्व। हालांकि बहुत लोग बुराई भी करते हैं जवाहरलाल नेहरू की, बहुत लोग कहते हैं कश्मीर के मुद्दे हो गए या दूसरे कई सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर इनका क्रिटिसिज्म किया जाता है, लेकिन हाँ, जो भारत की विदेश नीति थी उसको तय करने में इनका एक महत्वपूर्ण योगदान था, इसको नकारा नहीं जा सकता। एक्चुअल में हम जानते हैं जैसे कि जो 1947 से पहले ही भारत की जब आज़ाद हुआ था, उससे पहले ही भारत के लिए अंग्रेज़ों के द्वारा एक अंतरिम सरकार बन चुकी थी। अंतरिम सरकार का मतलब आप समझ लीजिए कि भारत को आज़ादी दिलाने से पहले ही, 15 अगस्त को आज़ाद करने से पहले ही एक मतलब सरकार, अंतरिम सरकार बना दी गई थी और अंतरिम सरकार के दौरान नेहरू जो थे वो प्रधानमंत्री बन गए थे और वो साथ में ही विदेश मंत्रालय भी संभाल लेते हैं। अब एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा कि अंतरिम सरकार में ये प्रधानमंत्री थे या नहीं, बट हाँ इतना मानकर चलिए कि ये आज़ादी से पहले ही जो भारत का जो विदेश मंत्रालय था, जो विदेश मंत्री का जो पद था, वो नेहरू जी ने अपना लिया था। मतलब आप ये समझ लीजिए टोटल 18 सालों तक इन्होंने, क्योंकि 1964 में इनकी डेथ हो जाती है, तो 18 सालों तक इन्होंने विदेश, एक तरह से जो पूरा का पूरा जो विदेश मंत्री होता है उसका पद इन्होंने संभाला था। और जो नेहरू थे, इसके नेहरू जो लिबरल विचारधारा थी, जो लोकतांत्रिक विचारधारा थी, इसके साथ ही यूएसएसआर की जो समाजवादी विचारधारा थी, इससे भी प्रभावित थे। तो इन्होंने भी भारत की विदेश नीति को डिज़ाइन करने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो यहाँ तक दोस्तों, एक यहाँ पे ब्रेक लेके थोड़ा सा मैं ऐसे आपको एक चीज़ बताऊँगा। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे ना आपको दिख रहा है ब्लैंक ब्लैंक दिख रहा है ना, बस मैंने टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो मुझे लगा कि एक्सप्लेन करना इनफ होगा। बट अगर कोई बच्चा रिटर्न में समझना चाहता है कि जो बातें मैं बोल रहा हूँ वो रिटर्न में भी आपको दिखाई दें, हर एक चीज़ समझना चाहता है, काफ़ी डीपली समझना चाहता है फॉरेन पॉलिसी को, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी बहुत ज़्यादा डीपली है। अगर कोई बच्चा समझना चाहता है तो उसके लिए जो एक वीडियो है, डिटेल वीडियो, वो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे ना तो आपको फॉरेन पॉलिसी के ऊपर एक डिटेल वीडियो मिलेगी, इसी यूनिट के ऊपर, ठीक है, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, निर्धारक तत्व, इसी के ऊपर आपको एक डिटेल वीडियो मिलेगी जिसमें आप काफ़ी कुछ और ज़्यादा डिटेल अगर आपको समझना है तो आप समझ सकते हैं। वैसे इतना इनफ है, लेकिन हाँ, अगर कोई बच्चा समझना चाहता है तो मैं यही कहूँगा, प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए, आपको प्लेलिस्ट में एक वीडियो मिलेगी जो काफ़ी डिटेल वीडियो होगी और वो भी आपके लिए यूज़फुल हो सकती है। तो यहाँ तक हमने बात कर ली दोस्तों, वापस से आते हैं अपनी वीडियो में। तो यहाँ तक हमने बात कर ली कि डिटर्मिनेंट्स कौन कौन से थे, ठीक है, वो मुख्य कौन से तत्व थे जिन्होंने भारत की विदेश नीति को डिसाइड करने में एक अहम महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और निभाते रहे हैं। तो भूगोल है, इतिहास है, और आर्थिक सैनिक तत्व हैं, विचारधारा है, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ हैं, जवाहरलाल नेहरू का चमत्कारिक व्यक्तित्व भी था। या एक चीज़ याद रखना कि जो जवाहरलाल नेहरू के टाइम से जो पॉलिसी चली आ रही थी, लगभग बहुत सारे तत्व ऐसे थे जो आगे चल के 50 सालों तक चेंज ही नहीं होते हैं भारत की विदेश नीति में। इसीलिए मैंने आपको नेहरू जी के बारे में भी यहाँ पर पढ़ाया है। क्यों पढ़ाया है? क्योंकि इनके द्वारा जो कई सारे जो विचार रखे गए थे, जो एक बेस बनाया गया था विदेश नीति का, लगभग आगे के 50 सालों तक भारत की विदेश नीति में कुछ खास परिवर्तन नहीं आता है, ठीक है, इसीलिए इनको ही हमने पढ़ लिया। तो जहाँ तक हमने काफ़ी बातें कर ली, अब हम बात करते हैं भारत की विदेश नीति के सिद्धांत और उद्देश्यों की। देखिए, सिद्धांत और उद्देश्यों में कुछ खास अंतर नहीं है, इसको साथ लेकर ही चलना, हमेशा अलग अलग कुछ नहीं है, सिद्धांत उद्देश्य सेम ही है। हाँ, बस यही है कि सिद्धांत थोड़े ज़्यादा प्रबल, सिद्धांत प्रिंसिपल ज़्यादा मजबूत दिखाई देते हैं। अब यहाँ पे बात को समझिए, भारत की विदेश नीति के सिद्धांत क्या हैं, अब हम इसको समझते हैं। तो पहला सिद्धांत है गुटनिरपेक्षता। भारत की सदस्य जो विदेश नीति रही है, 1947 के बाद ही भारत आज़ाद हुआ, तो भारत की जो विदेश नीति रही है वो रही है गुटनिरपेक्षता की, कि जो विश्व शक्ति थी यूएसएसआर और यूएस की, तो किसी भी गुट में भारत शामिल नहीं होना चाहता था। और इसके साथ ही अब आप सोचेंगे कि अब तो कोल्ड वॉर ख़त्म हो चुका है, आखिर अभी तक भारत की विदेश नीति में ये प्रमुख सिद्धांत क्यों हैं? देखिए दोस्तों, आज भी इसकी प्रासंगिकता है, आज भी हमें लगता है कि हमें किसी एक शक्ति के साथ नहीं जाना, चाहे वो कोई भी शक्ति हो। तो इसलिए भी गुटनिरपेक्षता की नीति आवश्यक है, और कई दूसरे भी मुद्दे हैं जो आज जिन्हें हम देखते हैं। अभी आपको एक लेक्चर में पढ़ाऊँगा, लेक्चर 2 में मैं आपको गुटनिरपेक्षता के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ाऊँगा, तो इसे यहीं पर स्टॉप करते हैं अभी, ठीक है। आप बस इतना मानकर चलो, अभी इतना सुन लीजिए कि भारत की विदेश नीति
का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है गुट निरपेक्षता। ठीक है, भारत किसी भी शक्ति गुट का हिस्सा नहीं है और भारत गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाता रहा है। इसके साथ ही भारत की विदेश नीति का जो दूसरा सिद्धांत है, दूसरा जो प्रिंसिपल है, वह है पंचशील और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। देखो दोस्तों, भारत ना शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की बात करता है। भारत का कहना है कि देखो, जियो और जीने दो, मतलब हम सभी एक दूसरे के अस्तित्व को बनाए रखना चाहते हैं। कहने का मतलब ये है, भारत की ये संस्कृति रही है कि भारत चाहता है कि सभी देश एक दूसरे के अस्तित्व को बनाए रखें। कोई भी देश किसी भी देश का दुश्मन ना बने या किसी भी देश को खत्म करने की ना सोचे। ठीक है, पीसफुल को एक्सिस्टेंस, शांतिपूर्ण रहें सभी देश। तो ऐसी भारत का उद्देश्य रहा है, भारत की विदेश नीति का, और ये एक प्रबल सिद्धांत रहा है। अब पंचशील क्या है? देखो, पंचशील वो सिद्धांत था जो चाइना के साथ तिब्बत में शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए, चाइना से अच्छे रिलेशन बनाए रखने के लिए नेहरू जी के द्वारा किया गया था। एक समझौता था पंचशील का। पंचशील में 5 डिसीजन लिए, मतलब 5 बातें थी। जैसे कि मुख्य बातें यही थी कि चाइना और भारत मुख्य रूप से जो सिद्धांत है, प्रमुख रूप से एक दूसरे की अखंडता को कुछ नहीं करेंगे, एक दूसरे के क्षेत्र पर नहीं हड़पेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे आपस में, एक दूसरे का सम्मान करेंगे। ये सारी चीज़ें पंचशील के सिद्धांत में शामिल थी। ये काफ़ी फेमस हुआ था। ये जवाहरलाल नेहरू का ये जो सिद्धांत सामने आया था पंचशील का, जिसे मतलब चाइना के साथ समझौता किया गया था, तो काफ़ी फेमस भी हुआ था ये। हालांकि वो बात अलग है, आगे चल के चाइना ने इसको तोड़ दिया और 1962 में भारत पर आक्रमण कर दिया। तो भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है पंचशील और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। इसके साथ ही भारत की जो विदेश नीति है वो साम्राज्यवाद का विरोध करती है। ठीक है, भारत की विदेश नीति का साफ तौर पर जो उद्देश्य है वो ये है कि भारत जो है वो साम्राज्यवाद का एंटी इम्पीरियलिज्म जो है, मतलब इम्पीरियलिज्म का विरोध करता है। साफ तौर पर भारत ने विश्व से कहा कि हम साम्राज्यवाद का विरोध करते हैं। जब भारत 1947 में आज़ाद हो जाता है तो साफ तौर पर जो अफ्रीका के गुलाम देश थे उनकी आज़ादी की मांग करना शुरू कर देता है। इसके साथ ही भारत जितने भी देशों पर जो अमीर देश थे उनका जो प्रभाव था उसकी भी निंदा करता है। तो इस तरह भारत की जो विदेश नीति रही है उसका एक उद्देश्य है कि पराधीन देशों की स्वतंत्रता हो, जो गुलाम बनाए गए जो देश हैं उनकी स्वतंत्रता हो, और जिन देशों पर ज़बरदस्ती दबाव डाला जाता है अमीर देशों के द्वारा, या इनडायरेक्टली उनकी संस्कृति को हार्म पहुँचाया जाता है, उसका भी भारत की सरकार के द्वारा या भारत की विदेश नीति के द्वारा विरोध किया जाता है। इसके साथ ही जो भारत की विदेश नीति है उसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है जाति भेद का विरोध। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर बात को समझिए। जाति भेद का यहाँ पे मतलब है रंग भेद। जो अपर्थाइड है, रंग भेद को अपर्थाइड कहते हैं इंग्लिश में, रंग भेद। अब रंग भेद अफ्रीका हो गया, अमेरिका हो गया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रचलित था। अमेरिका यानी कि यूएसए। यहाँ पे क्या था, जो काले लोग थे, स्पेशली जो अफ्रीकी मूल के जो व्यक्ति थे, या यूएसए की बात करें, यहाँ पे जो यूएसए के जो पहले के मूल निवासी थे, आदिवासी तरह के जो निवासी थे, जो अफ्रीकन लोगों से मिलते जुलते हैं, तो इन लोगों के साथ रंग भेद के आधार पर काफ़ी ज़्यादा भेदभाव किया जाता था। अफ्रीका की बात करें, साउथ अफ्रीका की, तो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा होता था, जिस कारण से भारत ने साफ तौर पर साउथ अफ्रीका की सरकार की निंदा की, और साउथ अफ्रीका की सरकार से सारे रिलेशन भी, जो पॉलिटिकल रिलेशन थे, वो भी सरकार ने तोड़ दिए, भारत की सरकार ने, और साफ तौर पर रंग भेद का विरोध किया खुले तौर पर। यहाँ तक कि यूएसए में आज भी कई सारे केसेस आ जाते हैं रंग भेद के, तो आप समझ सकते हैं कि रंग भेद कितना ज़्यादा प्रचलित रहा था। ये एक पुरानी तस्वीर है, ये लगभग 1970s के आसपास की तस्वीर है, ये यूएसए की तस्वीर है। इसमें आपको एक लेडी दिखाई दे रही है, ये रोजा पार्क्स हैं। ठीक है, रोजा पार्क्स इनका नाम था। एक्चुअल में यूएसए में क्या कानून था कि जब कभी भी बस के अंदर कोई गोरा व्यक्ति यानी कि कोई यूरोपीय व्यक्ति आएगा, तो कोई भी जो ब्लैक व्यक्ति बैठा है उसको खड़ा होना पड़ेगा। तो ये अपनी सीट से खड़ी नहीं होती हैं, ये बैठी रहती हैं। और इसी के बाद आंदोलन जो होता है, ब्लैक जो रंग भेद के खिलाफ जो आंदोलन किया जाता है, वो और भी ज़्यादा तेज़ी से भड़क उठता है। तो ये अलग कहानी है, लेकिन बस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको दर्शाने के लिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इस पिक्चर को लिया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है जाति भेद का विरोध। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र, आप जानते हैं दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ वो संस्था है जो विश्व में शांति व्यवस्था की स्थापना करती है, और जो भारत है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का पूरी तरह समर्थन करता है। भारत यूनाइटेड नेशन का पूरी तरह से सपोर्ट करता है। भारत विश्वास रखता है कि यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत सभी निर्णय, डिसीजन या जितने भी जो डिस्प्यूट्स हैं उनको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है शांतिपूर्ण ढंग से।
जब कभी भी संयुक्त राष्ट्र के द्वारा कई सारे मिशन आयोजित किए जाते हैं। एक्चुअली मैं लगातार बोलना पड़ रहा है, इसलिए कई बार कुछ चीज़ें मिसिंग हो जा रही है मुँह से, स्किप हो जा रही हैं कई सारी चीज़ें, तो उसके लिए माफ़ करना दोस्तों। बट हाँ, अब वापस से टॉपिक पर आते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र का समर्थन, सपोर्ट टू द यूनाइटेड नेशन, जो भारत है, भारत की जो विदेश नीति है, उसमें एक प्रमुख जो प्रिंसिपल है, जो प्रमुख सिद्धांत है, वो ये है कि भारत संयुक्त राष्ट्र का समर्थन करता है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा बहुत सारे जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं, उसमें भारत के द्वारा बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया जाता है। ठीक है, इसके साथ ही भारत भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत रहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय विवाद हैं उसको शांतिपूर्ण ढंग से सॉल्व किया जाए, पीसफुल सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट। भारत की विदेश नीति का हमेशा से ये उद्देश्य रहा है कि जितने भी अंतर्राष्ट्रीय विवाद हैं उसका शांतिपूर्ण समाधान किया जाए। आज भी आप देख सकते हैं, जैसे कि अभी नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि आज का दौर युद्ध का दौर नहीं है। मतलब क्या कि हम युद्ध से नहीं जीत सकते, हम बैठकर कुर्सी पर बातचीत कर ही आपस में हर चीज़ सॉल्व कर सकते हैं। अभी आप देख लीजिए, बांग्लादेश के साथ भारत के कितने ज़्यादा मतलब डिस्प्यूट थे बाउंड्रीज़ को लेकर, लेकिन फिर भी बांग्लादेश के साथ भारत ने डिस्प्यूट को कितने शांतिपूर्ण ढंग से सॉल्व किया और दर्शाया विश्व को कि हम शांतिपूर्ण ढंग से जो ज़मीनी विवाद हैं उसको सॉल्व करना चाहते हैं। लेकिन वही है कि दोनों पक्ष सही से बैठें, सही से बात करें। तो यहाँ तक हमने भारत की विदेश नीति के उद्देश्य को देख लिया। उद्देश्य के अलावा हमने यहाँ पे भारत की विदेश नीति के सिद्धांतों को भी समझ लिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको उद्भव समझना है। देखो दोस्तों, उद्भव वगैरह जो भारत की विदेश नीति, इसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पढ़ना। ये अगर आपके सिलेबस में लिखा भी है तो मैं हल्का सा इसको समझा देता हूँ, ठीक है। एक्सप्लेन ज़्यादा हमें करना ही नहीं है इसके बारे में। देखो, इवोल्यूशन आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो भारत की विदेश नीति रही है वो 1947 से ही सामने नहीं आई है। जब भारत आज़ाद हुआ, भारत की विदेश नीति बनना बहुत समय पहले से ही शुरू हो गया था। जैसे कि हम जानते हैं कि भारत की ऐतिहासिक रूप से अगर हम देखें तो अशोक का शासन रहा था। हमने कौटिल्य के बारे में स्टडी किया है, हर्षवर्धन या बहुत सारे जो राजा रहे हैं मध्यकालीन भारत में, बहुत सारे जो सम्राट रहे हैं, उनके उनके बारे में हमने पढ़ रखा है। तो भारत की विदेश नीति में उन सभी की नीतियाँ भी शामिल की गई हैं। और एक स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन रहा था जिसने भारत को आज़ादी दिलाई। तो उस आंदोलन के दौरान जो भारत के प्रमुख लीडर्स थे, उन्होंने अपनी विदेश नीति को पूरी तरह फ्रेम कर लिया था कि जब भारत आज़ाद होगा तो हम उपनिवेशवाद का विरोध करेंगे, हम जात रंग भेद का विरोध करेंगे, हम भारत की विदेश नीति में शांतिपूर्ण ढंग से सभी चीज़ों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय जो डिस्प्यूट है, अंतर्राष्ट्रीय कोई भी मुद्दा है, भारत उसमें पार्टिसिपेशन लेगा, लेकिन हर चीज़ को शांतिपूर्ण ढंग से सॉल्व करने का भी भारत प्रयास करेगा। तो ये आप इवोल्यूशन के तहत समझ सकते हैं। इवोल्यूशन आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक लंबी प्रक्रिया के तहत भारत में बहुत सारे फॉरेन पॉलिसी से संबंधित विचार सामने आए और उनका एक महत्वपूर्ण योगदान है भारत की विदेश नीति को फ्रेम करने में, एक स्ट्रक्चर देने में, ठीक है। भारत की विदेश नीति को निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है भारत के इतिहास का। तो यहाँ तक दोस्तों हमने लगभग सारी बातें समझ ली। हमारा जो मेन जो अब टॉपिक बचा है वो है गुट निरपेक्षता का आंदोलन, ठीक है। जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है, इसके बारे में आपको स्टडी करना है। अब नेक्स्ट जो लेक्चर है, आपको जो सेकंड लेक्चर मिल जाएगा, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ फालतू बातें होंगी गुट निरपेक्षता से संबंधित जो आपको मालूम है। ऐसी कई सारी बातें की जाएंगी जो आपको पता भी नहीं होंगी। तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लेना। सेकंड जो लेक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सेकंड लेक्चर के तहत आपका फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर के तहत आपकी जो यूनिट 1 है वो पूरी तरह ख़त्म हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको यहाँ तक अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके एक बार ज़रूर बताएं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।